हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट की। मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी जिसमें कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इन सिंप्लीफाइड वे मैनर में हमने बताया था, जिसमें कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट ऑल्दो सो लेंथी फॉर द स्टूडेंट्स, बट इफ वी सेग्रीगेट एंड वी सी इट केयरफुली वेयर एक्ट्स को देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। देन इसके 11 चैप्टर्स हैं, 167 सेक्शंस हैं। जो पार्ट 1 है वो किसकी बात करता है, पार्ट 2 किसकी बात करता है एंड पार्ट 3 किस चीज़ की बात करता है, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दिस वीडियो इज़ रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशरी एग्जाम्स। डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चंस विल बी कवर्ड फ्रॉम दिस sections only, and this section I am talking about section 1. It is regarding when it came into force, whether it is applicable to all the proceedings, or whether it is exhaustive in nature, whether it is a lex fori or lex loci, ये प्रोसीजरल लॉ है कि एक सब्सटेंटिव लॉ है, इन सब की बातें इस सेक्शन में हम करेंगे। आपको मैं बता दूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 दैट केम in force on 1st of September 1872 and headed and prepared by the Sir James Stephen. ये नाम Sir James Stephen is the author, we can say author of the Indian Evidence Act, whereas Lord Macaulay is the author of the IPC. One question definitely will come: who is the head of the IPC Act while it's drafting, or who is the head of the Indian Evidence Act while it was prepared? So for the Indian Evidence Act, it's Sir James Stephen, and for IPC, it's a Lord Macaulay. अब बात आती है कि इसका नेचर कैसा है, whether it is exhaustive in nature? Yes, it is not. It is not exhaustive. ये बहुत सी ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं जहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, जो कि हम कह सकते हैं क्वासी जुडिशली जो प्रोसीडिंग्स हैं, या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स हैं, इंक्वायरी, एफिडेविट। काइंडली मार्क दिस, एफिडेविट पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। अब बात आती है, इट इज़ ए प्रोसीजरल लॉ और ए सब्सटेंटिव लॉ। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ए प्रोसीजरल लॉ एंड द सब्सटेंटिव लॉ। Procedural law always a set of rules that governs the proceeding of the court, whereas substantive law is it defines and determines the rights and obligation. ये rights and obligations को define and determine करता है substantive law, whereas the procedural law helps us to enforce the substantive law. Hope so you understand the difference between a procedural law and the substantive law. So Indian Evidence Act is a procedural law. अब बात है कि ये procedural law होने के साथ साथ क्या ये इसके अलावा अगर जो ये एविडेंस एक्ट के एडमिसिबिलिटी की बात करता है, ये इसका पर्पस क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट का पर्पस है जो रेलेवेंट एविडेंस हैं उन्हीं को एडमिट किया जाए, ना कि एनी अदर डॉक्यूमेंट्स विच इज़ नॉट रेलेवेंट उनके ऊपर कोर्ट टाइम वेस्ट करे। तो द मेन पर्पस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ टू सेव द वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग। ये स्पेसिफिकली गाइड करता है कि only such type of documents or evidence to be lead and admitted by the court. हमारी बात आती है whether it is a lex fori or a lex loci. Indian Evidence Act is a lex fori. लेक्स फॉरी का मतलब होता है जहाँ पे भी आप रेमेडी सीख करते हो उस लैंड का लॉ ही एप्लीकेबल होगा।
तो इंडियन एविडेंस एक्ट लेक्स फोरी लॉ है. इट इज़ ऑल्सो ए रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर. अब मेरे ख्याल से अब लास्टली मैं इनको एक मिनट में कंक्लूड करती हूँ. इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, 1 September 1872 came into force, headed by James Stephen. It is a lex fori, retrospective in nature, not exhaustive, and it is not applicable to the quasi-judicial or arbitration proceedings that is deal in the section 1 itself. Prior to the abrogation of Article 370, it is not applicable to Jammu and Kashmir, but right now it is applicable to Jammu and Kashmir also. Hope so you understand the basic and the relevant intro part of the Indian Evidence Act. We will discuss the definition part as well as the important, which is most important of the Indian Evidence Act. We will discuss it later on. Bye bye. Have a nice day.